नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और वक्त हो चला है आज के फाइनल प्राइम टाइम का। आज हम आपको कंजावला कांड में उस विटनेस का बयान दिखाएंगे जिसने न सिर्फ एक्सीडेंट होते देखा बल्कि जो एक्सीडेंट में खुद बाल बाल बची। आखिर उसने कौन से राज खोले जो इस केस में अहम होने वाले हैं। इसके अलावा बताएंगे आखिर अब लखनऊ की शिवालय मस्जिद पर कौन से आदेश मुस्लिम समाज में हड़कंप मच गया। बात होगी राहुल और प्रियंका गांधी की उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लेकिन वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जो है उसका है। इसी बीच बता दें आपको कि बड़ी खबर पहले यह है कि पहले T20 में भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया। शिवम मावी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। हर्षल और उमरान ने भी झटके हैं 2-2 विकेट। भारत ने 5 विकेट खोकर 20 ओवर में 162 रन बनाए, जबकि श्रीलंका 160 रन पर ऑल आउट 20 ओवर में खत्म हो गया। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से अब आगे हो चुका है। और अब रुक उस खबर का जिसका जिक्र आपसे पहले किया। मध्य प्रदेश के सागर में हत्या के आरोपी नेता का होटल ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया गया। 4 मंजिला होटल में 60 डायनामाइट लगाकर उसको ब्लास्ट किया गया। होटल ढहाने के लिए प्रशासन की टीम 13.5 घंटे से लगातार प्लानिंग कर रही थी, जिसे रात करीब 7:30 बजे अंजाम दिया गया। दरअसल सागर के मकरोनिया में चुनावी रंजिश में एक युवक की जीप से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मिश्री चंद गुप्ता समेत 3 आरोपी अभी फरार हैं। हत्या की वारदात में नाम आने के बाद आरोपी नेता मिश्री चंद गुप्ता को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अब उसके होटल को 7 सेकंड में 60 डायनामाइट लगाकर 60 सेकंड में 4 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें जरा देखिए आप। और इस वक्त हमारे सहयोगी मकरंद काले हमारे साथ लगातार बने। मकरंद, बताइए जरा कि कैसे 13.5 घंटे तक वो प्लान किया गया और उस 7 सेकंड के बाद वहां की तस्वीर क्या थी? देखिए, ये दरअसल मंगलवार सुबह की घटना थी जब हत्या के आरोपी मिश्री चंद गुप्ता की होटल जयराम पैलेस के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए से ध्वस्त किया गया। ये पूरा मामला 23 दिसंबर से जुड़ा हुआ है, जब भाजपा के नेता के परिवार के सदस्यों के साथ उसने मिलकर एक युवक पर कार चढ़ा दी थी। मकरोनिया थाना इलाके में बटालियन रोड से चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। पहले इस युवक को पीटा गया और पीटने के बाद उस पर कार चढ़ा दी गई। घायल युवक जगदीश को अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले में जो मिश्री गुप्ता बताए जा रहे हैं जो मुख्य आरोपी हैं, और उनके साथ कुल 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था जी। इसमें से 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है वो अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो वहीं भारी सुरक्षा के बीच देर शाम कंजावला की पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा देश भर में आज क्या बड़ी खबरें रही दिखाते हैं आपको महज 2 मिनट में। दिल्ली के कंजावला कांड को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों के आक्रोश के बीच देर शाम पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शमशान घाट पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने नारेबाजी की, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता की मां से बात की और 10 लाख रुपए के मुआवजे के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच अब एनआईए कर रही है। एनआईए की टीम राजौरी के ऊपरी डांगरी गांव पहुंची, जहां आतंकी हमले में 6 नागरिक मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी हमले में शामिल आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। सड़क पर उतरे कश्मीरी पंडितों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बीएसएफ ने एक बार फिर आतंकी साजिश को नाकाम किया। अमृतसर के अजनाला सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया। जवानों की तरफ से पहले भी चेतावनी दी गई, लेकिन रुका नहीं और आगे बढ़ने लगा। खतरे को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने आत्मरक्षा में बदमाश पर गोलीबारी की, जिससे मौके पर ढेर हो गया। फिलहाल इलाके की तलाश जारी है। अनशन पर बैठे जैन मुनि सुगे सागर ने आज अपने प्राण त्याग दिए। जैन मंदिर में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन मुनि 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर थे। मुनि सुगे जा चुके हैं।
अब तक मेरठ पुलिस अकबर बंजारा, शमीम बंजारा की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इससे पहले पुलिस ने बंजारा भाइयों की 2 करोड़ 80 लाख की अवैध संपत्ति जब्त की थी। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि डोनेट्स्क में अपने 63 सैनिकों को गंवाने के बाद अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले किए। रूस ने अपने घातक टैंक MSTAS को मैदान में उतार दिया, जो यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। ये टैंक 25 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को एक पल में ध्वस्त कर सकते हैं। ये टैंक यूक्रेन की सेना के साथ साथ अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। वहीं रूस यूक्रेन महाजंग थमने के बजाय लगातार विनाशकारी होती जा रही है। आज इस युद्ध के मैदान में क्या हुआ दिखाते हैं आपको। रूस के IS एरेना में रूस ने आज फिर मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद भयानक आग लगी। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में सैन्य उपकरण भी पूरी तरह से तबाह हो गए। मारिउपोल में दूर दूर तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। शहर में सिर्फ टूटी फूटी इमारतें और क्षतिग्रस्त मकान नजर आ रहे हैं। तो वहीं रूसी कब्जे वाले शहर खैरसोन में यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया और रूसी सेना के अड्डे को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सैनिकों ने पुतिन के संबोधन के दौरान भी मिसाइलें दागी। हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि यूक्रेनी सैनिक युद्ध में लगातार रूसी सेना को पीछे धकेलते नजर आ रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ड्रुइकोव शहर पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। चारों तरफ आग ही आग नजर आई। बता दें कि रूस का ड्रुइकोव में यह पहला हमला है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद रूसी सेना ने ड्रोन को भी मार गिराया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सेना का दावा कि उसने रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक डोनेट्स्क के मकीवका शहर में नए साल की रात रशियन आर्मी कैंप पर यह हमला किया गया। इस हमले में 300 सैनिकों के घायल होने की खबर है। तो वहीं रूस ने यूक्रेन का दावा खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेनी हमले में सिर्फ 63 सैनिक मारे गए। रूस यूक्रेन महाजंग के बीच पोलैंड में भी रूस से जंग की तैयारी कर रहा है। पोलैंड ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए वीडियो जारी किया। टैंक के साथ सैनिक युद्धाभ्यास करते नजर आए। आपको बता दें कि पोलैंड यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहा है और अब खुद जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं अजरबैजान में हाईवे पर हुए एक भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। इस हादसे की जो बताया जा रहा है कि पहले टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई और उसके बाद पीछे से आ रही कई कारें एक के बाद एक उससे टकरा गई। इस टक्कर के बाद वहां पर भीषण आग लग गई, जिससे कई गाड़ियां पूरी तरह से जल गई। वहीं अमेरिका से सऊदी अरब तक बाढ़ बारिश से तबाही है, तो पाकिस्तान में अंधेरा छाया हुआ। दिखाते हैं आपको 2 मिनट में दुनिया की हर खबर। अमेरिका में मौसम की दोहरी मार पड़ी है। भारी बर्फबारी के बीच कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश से तबाही मची है। पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से कई इलाके पूरी तरह से डूब गए। कई घर और गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। टोस्टिन में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों को पूरी तरह खाली करवाया जा रहा है। अमेरिका ही नहीं, सऊदी अरब में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कुदरत के प्रचंड प्रहार की ये तस्वीरें सऊदी अरब के जेद्दा की है, जहां पानी के तेज बहाव में कार बहती नजर आई। जान बचाने के लिए युवक कार के ऊपर चढ़ गए। अचानक आई बाढ़ और कीचड़ की वजह से शहर की सूरत ही बदल गई। ऐसे में लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चीन में कोरोना से मचे कोहराम के बीच जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर लोगों में नाराजगी है। आज चीन में लोगों ने तानाशाही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चीनी जनता ने तय किया है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी गोली खाने और जेल जाने को भी तैयार है। दरअसल चीन में कोरोना के चलते लॉकडाउन है। लोग पिछले कई महीनों से घरों में कैद हैं, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
रूस की राजधानी मॉस्को में भयंकर सड़क हादसा हुआ। इलेक्ट्रिक ट्रेन ने टैक्सी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ जब टैक्सी रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक ट्रेन आ गई और टक्कर लगते ही टैक्सी हवा में उछल गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पाकिस्तान का इन दिनों बुरा हाल है। एनर्जी क्राइसिस चरम पर है। इस समस्या का हल निकालने के लिए शाहबाज सरकार ने रात में 8 बजे के बाद सभी दुकान, बाजार और मॉल को बंद करने का आदेश दिया। रात 10 बजे के बाद शादियों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार पूरी तरह लाचार है। महंगाई के चलते जनता तबाह है और हालात ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां यूपी सरकार के मुताबिक मदरसों को मिल रही फंडिंग और ज़कात की जांच की जाएगी और अगर गलत तरीके से फंडिंग के सबूत मिलते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक कुछ लोग हिंदुस्तान की छवि खराब करके विदेशों से चंदा हासिल करते हैं और ऐसे मदरसों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मदरसों को ज़कात और चंदे से आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन सरकार को कुछ सर्वे में ऐसे मदरसे भी मिले जहां पर मिल रहे चंदे और ज़कात के स्रोत को लेकर के सरकार को शक है। मदरसों का सर्वे हो गया, अब जांच इस बात की भी हो रही है कि फंड उन्हें कहां से मिल रहा है। तो क्या इसके लिए किसी एजेंसी का भी सहारा लिया जा रहा है? तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है। देखिए, हमारे पास मदरसे 2 स्तर के हैं, 2 तरीके के। एक मदरसे वो हैं जो मान्यता नहीं लेना चाहते, बच्चे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक मदरसे वो हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, मदरसे संचालित कर रहे हैं। तो अब हम दोनों मदरसों पर विधिवत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो हमने सर्वे कराया था, तो अब जो मदरसे फंडिंग उनकी जांच हो रही है, कुछ ऐसी जगह सिचुएटेड हैं जहां वो उन्होंने कहा कि मदरसे के स्रोत चलाने के आय के स्रोत उन्होंने बताया कि ज़कात और चंदा। तो वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो ज़कात कर सकें, ऐसे लोग भी नहीं हैं जो चंदा दे सकें। तो फंडिंग आ कहाँ से रही है? फंडिंग की प्रक्रिया क्या है? यदि गलत तरीके की फंडिंग आ रही है तो उस पर जांच भी होगी और फिर कड़ाई भी करेंगे। तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी कल मुंबई जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को न्योता देंगे। इस दौरे पर सीएम योगी 5 जनवरी को सिद्धिविनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी कल दोपहर 2 बजे मुंबई के लिए रवाना होने जा रहे हैं और 5 जनवरी को मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। यूपी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो वहीं मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। बिहार के वैशाली में आज जेपी नड्डा ने सीधा हमला नीतीश सरकार पर बोला। सियासत की दुनिया में आज क्या हुआ, दिखाते हैं आपको 2 मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से विश्व के टॉप देशों में शामिल हो रहा है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का शंखनाद हो चुका है। बिहार के वैशाली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा की और इस दौरान उन्होंने नीतीश तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद आज पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। वहां उन्होंने एलएसी के पास एक पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से आज यूपी में प्रवेश की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला को गले लगाते दिखे। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, यही प्यार और आशीर्वाद दिए अपने लक्ष्य तक जाएंगे। आपको बता दें कि यात्रा 3 दिनों तक यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी।
हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक महिला कोच द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों पर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सीएम खट्टर ने कहा कि एक महिला खिलाड़ी ने खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाया है, लेकिन वो अभी तक दोषी नहीं है। हमने निष्पक्ष जांच के लिए उनको खेल मंत्री पद से हटा दिया है ताकि जांच सुचारू रूप से हो सके। हम जांच पूरी होने का इंतजार करेंगे। संदीप सिंह इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान है, उन्हें फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़ी खबर यह कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर मुस्लिम और हिंदू संगठनों में टकराव के बीच अब शिवालय मस्जिद को लेकर एलडीए ने जांच का फैसला किया। हिंदू महासभा ने लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में शिवालय को तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप लगाया था। हिंदू महासभा ने एलडीए से शिकायत की, यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से शिकायत की कि मस्जिद के दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। हिंदू महासभा का दावा यह कि यह नजूल की जमीन है जिस पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसी शिकायत के आधार पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी ने इस शिकायत के आधार पर जांच करने के निर्देश दे दिए। यूपी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बनाम श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल ही रहा है कि अब लखनऊ के शिवालय मस्जिद को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हिंदू महासभा ने एक आपत्ति एलडीए के समक्ष दाखिल की है और इस आपत्ति में कहा गया है कि यहाँ पर पहले शिवालय हुआ करता था और शिवालय को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। हुसैनगंज इलाके में मौजूद शिवालय मस्जिद के ठीक बगल में मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर दो जो मीनारें हैं जो बताती हैं कि ये मस्जिद है, लेकिन पीछे आप जो देखेंगे कि मुख्य जो गुम्बद है वो हिंदू सनातन संस्कृति का हिस्सा है। ऊपर जो टॉम होता है वो मंदिर की तर्ज पर है। अभी भी उसके अवशेष यहाँ पर आपको नजर आएंगे। दरअसल मस्जिद जो बनाई जाती है उसका स्थापत्य अलग होता है, लेकिन मंदिर का जो स्थापत्य है वो आपको साफ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें मंदिर होने को प्रमाणित करती है और हिंदू महासभा का दावा भी यही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी शासन के दौरान ऐसा हिंदू महासभा ने आरोप लगाया है कि पूजा करने से लोगों को रोक दिया गया। पहले पूजा होती रही है। एलडीए से जमीनी दस्तावेज जानने के लिए हिंदू महासभा ने प्रार्थना पत्र दिया है। देखिए चारों तरफ से हम देखेंगे दो मीनारें आ गए हैं और बीच का टॉम तोड़ा नहीं गया है, बाकी मीनारें खड़ी कर ली गई हैं। वहाँ गए एलडीए में, मैंने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया और मैंने कहा इसको समयबद्ध तरीके से इसकी जांच कर ली जाए। ये नजूल की ज़मीन पे बना हुआ है कि ये कब ये जांच के आदेश दिए गए हैं? ये कल की बात है। कल मैंने पत्र दिया, उस पर आदेश हुए और ये कहा है मैंने कि वहाँ जांच की जाए कि ये धार्मिक स्थल का कोई डीएम से परमिशन ली गई कि नहीं ली गई, डीएम साहब के यहाँ से या जिला प्रशासन से, किस प्रकार से इस मंदिर को का तब्दील करके यहाँ पर जो मस्जिद तामीर कर दी गई और हिंदुओं को पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पास वक्फ विभाग है। वक्फ की संपत्तियां कुछ ऐसी हैं जो, क्योंकि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति होती है, उसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता, उसको बेचा भी नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत वक्फ की बहुत बेशकीमती जमीनों को बेचने का काम किया है। कुछ ऐसी जमीनें भी हैं जो वक्फ की नहीं है, उनको वक्फ में दर्ज कर लिया है। तो एक अभियान चलाकर हम इसकी भी जांच करा रहे हैं और वक्फ संपत्ति को सुरक्षित करने का काम सरकार कर रही है। वहाँ पर हम अस्पताल भी बनवाएंगे, अच्छे पार्क भी बनवाएंगे, नागरिक सुविधाएं देंगे, इसलिए काम कर रहे हैं। तो ये मंदिर मस्जिद विवाद के बाद बात ठंड की करते हैं। उत्तर भारत में आजकल कड़ाके की ठंड है और इस बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने चिंताएं बढ़ा दी। तो एक बार दिखाते हैं आपको 2 मिनट। यहाँ पर आपको नजर आए। उत्तर भारत समेत पूरे देश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़। मंगलवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। वहीं राजधानी देहरादून और मसूरी समेत कुछ इलाकों में हल्की धूप रही। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। गंगा घाटों पर बसे लोगों के लिए जिला प्रशासन और पंजाबी महासभा द्वारा कंबल वितरण और अलाव के लिए लकड़ियां भी उपलब्ध कराई गयी। पंजाब के जालंधर में धुंध के साथ साथ चल रही शीतलहर ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। अधिकतर लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। हाईवे पर विजिबिलिटी 15 से 20 मीटर ही रही, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जालंधर में आज दिन में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड के कारण हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं। बाहर काम करने वाले लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। घने कोहरे की वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। भोपाल समेत ज्यादातर जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई। वहीं मुरैना और शिवपुरी जिलों में कक्षा 8वीं तक की स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भोपाल समेत राज्य के 10 शहरों में घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया है।
पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे पारा गिरने से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया। अगले 48 घंटों में हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के हिसाब से पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोलकाता में न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। तो आज की एक अहम खबर बताते हैं आपको, क्योंकि राजनीतिक मंच से कभी कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो राजनीति से बिल्कुल अलग होती हैं और उनके राजनीतिक मायने भी नहीं होते। एक ऐसी तस्वीर आई राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी ने आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर शुरू की है 9 दिन के ब्रेक के बाद, और भाई का उत्साहवर्धन करने के लिए मंच पर पहुंची उनकी बहन प्रियंका गांधी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी छोटी बहन प्रियंका को लाड़ किया प्यार। तस्वीर के बाद दिखाते हैं आपको दुनिया भर के टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस में क्या है। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें सर्कस के शो के दौरान एक बाघ पर अचानक ही खून सवार हो जाता है और वो अपने ही ट्रेनर पर जानलेवा हमला बोल देता है। पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था। सर्कस में ट्रेनर बाघ को बुलाने की कोशिश करता है। इतने में बाघ ट्रेनर पर पीछे से हमला बोल देता है। सर्कस में भगदड़ मच गई। ट्रेनर बुरी तरह से जख्मी हो गया और यह हादसा कैमरे में कैद हो गया। हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिन दहाड़े सभी के सामने एक शख्स को ताला तोड़कर साइकिल की चोरी करते देखा जा रहा है। वीडियो बिहार के बेगूसराय का है। इसमें एक शख्स कई लोगों के सामने बिना किसी डर के एक साइकिल को चोरी करके ले जाता है। वीडियो में शख्स की चोरी करने की तरकीब को देखकर हर कोई दंग है। शख्स हाथ में सामान लिए मॉल में आता है, पहले इधर उधर नजर घुमाता है और फिर साइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। दुनिया भर में स्टंट के शौकीन लोगों को कई दिल दहला देने वाले कारनामे करते देखा जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला को 360 फीट ऊंचे खतरनाक विक्टोरिया फॉल्स पर स्टंट करते देखा गया। महिला विक्टोरिया फॉल्स के बिल्कुल किनारे पर लेटी हुई है, जहां से हर सेकंड हजारों लीटर पानी नीचे गिर रहा है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी महिला की जान ले सकती है। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसे देखने के बाद स्टूडेंट के खुराफात देख यूजर्स ने अपना माथा पकड़ लिया। वीडियो को पाकिस्तान के कराची का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक टीचर फिजिक्स के पेपर की कॉपी दिखाते नजर आ रहा है, जिसमें वो ये बताता है कि कराची बोर्ड के एक स्टूडेंट ने पेपर में उत्तर की जगह गाना लिख दिया, जिसे देखने के बाद यूजर्स की हंसी रुक नहीं रही है। सोशल मीडिया पर आजकल कुछ गाड़ियों के स्टंट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो अमरोहा का है और NH9 पर शूट किया गया। रईसजादों की इस रील को किसी शख्स ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए यूपी डीजीपी को टैग कर दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और वीडियो में दिख रही गाड़ियों में से 3 गाड़ियों को सीज कर लिया, जबकि एक कार की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इसी बीच बड़ी खबर मुंबई से, जहां महाराष्ट्र में कल से करीब 2 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। बिजली कर्मचारी की हड़ताल 3 दिन की है और इन 3 दिनों में राज्य के लोगों को बिजली से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजली कर्मचारी महाराष्ट्र में पावर कंपनियों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल में ड्राइवर, वायरमैन, इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों की 30 से ज्यादा यूनियन एक साथ उतरी। ये लोग राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य विद्युत उपकरण वितरण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली जल्द ही नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। गांगुली अप्रैल में शुरू होने वाले आईपीएल में क्रिकेट निदेशक के रूप में दिल्ली कैपिटल से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सौरव गांगुली इससे पहले भी दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के साथ काम कर चुके हैं। गांगुली 2019 में फ्रेंचाइजी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर थे। इस साल भारत वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। बहरहाल बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल वनडे वर्ल्ड कप तक है। वहीं इस बात की संभावना बेहद कम है कि राहुल द्रविड़ के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल बीसीसीआई राहुल द्रविड़ के विकल्प को तलाश रही है। राहुल द्रविड़ की जगह टीम इंडिया के हेड कोच बनने की रेस में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण सबसे आगे हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो गई है। बीसीसीआई ने बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। 29 साल की जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण सितंबर 2022 से ही क्रिकेट एक्शन से दूर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला गया T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था, मगर अब एनसीए ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है। अब वो वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीवी सिंधु साल 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वो फोर्ब्स की साल 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में इकलौती भारतीय हैं। फोर्ब्स ने साल के अंत में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 25 महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। इसमें सिंधु को 12वां स्थान मिला। इस लिस्ट में पहला स्थान 25 साल की नाओमी ओसाका को मिला। जापान के इस टेनिस स्टार ने $51.1 मिलियन यानी करीब 422 करोड़ रुपए कमाए हैं। Hey Rishabh, hope you're doing well. भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के पहले मैच से ठीक पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत को शुभकामनाएं दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Hi Rishabh, get well soon bro. We are all missing you. ये वीडियो बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया। Wish you a very speedy recovery and I know you are a fighter. वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने है। बताया आपको, जहां जरिया फाउंडेशन ने गुजरात में सामुदायिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। जरिया फाउंडेशन एक ऐसी गैर सरकारी संगठन है जो लोगों को उनकी जाति, पंथ, धर्म या किसी भी सामाजिक आर्थिक आधार पर बिना भेदभाव किए सेवा का काम करती है। फाउंडेशन ने गुजरात में बड़ौदा के पास उमेटा गांव में एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया। जरिया फाउंडेशन के संस्थापक अल्लाह रखा वोहरा, श्री फारूक वोहरा और श्री सईद वोहरा के नेतृत्व में एनजीओ ने निकाह और लगन समारोह का आयोजन किया, जिसमें 67 जोड़ों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए अब्बास मस्तान, अर्जुन रामपाल और विशाल जेठवा शामिल हुए। तो द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को किसने जान से मारने की धमकी दी और क्यों वायरल हो रहा है उर्वशी की मां का पोस्ट, दिखाते हैं। उर्वशी की मां मीरा रौतेला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऋषभ पंत की एक तस्वीर पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, सोशल मीडिया की अफवाह एक तरफ और आपका स्वस्थ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करना एक तरफ। मीरा का ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले उर्वशी ने भी ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद नाम लिए बिना ही सेहत के लिए दुआ पोस्ट करते हुए एक पोस्ट की थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बीते लंबे वक्त से अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। वहीं अब कपल को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों हाल ही में न्यू ईयर मनाकर मुंबई वापस लौटे हैं। ये जोड़ी इस साल फरवरी के महीने में राजस्थान में शाही शादी करने जा रही है। कपल के प्री वेडिंग फंक्शंस 4 से 5 फरवरी को होंगे। 6 फरवरी को 7 फेरे लेकर दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को एक शख्स ने ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी। विवेक ने 2 अलग अलग लोगों की चैट के स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया है। एक चैट में शाहरुख के नाम से फैन क्लब बनाए कुछ सोशल मीडिया हैंडल ने विवेक को काफी बुरा भला कहा। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बादशाह आप सही थे, सोशल मीडिया पर काफी नेगेटिविटी फैल गई है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव हैं। राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के जरिए फेमस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी करीब 9 साल बाद डायरेक्शन की दुनिया में वापसी करने वाले हैं। 1 मिनट 31 सेकंड के इस वीडियो में महात्मा गांधी और उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में गांधी और गोडसे के बीच विचारों का युद्ध दिखाया जाएगा। एक्टर प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म प्रोजेक्ट के में पहली बार साथ नजर आएंगे। मेकर्स ने इसका खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वैजयंती मूवीज प्रोडक्शन हाउस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर फ्रॉम स्क्रैच रीइन्वेंटिंग द व्हील का पहला एपिसोड रिलीज किया गया। ये फिल्म प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए तक जा सकता है। बड़ी खबर यह कि कंजावला केस में अंजलि की दोस्त निधि का एक बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। निधि के मुताबिक अंजलि नशे में थी और जबरदस्ती चाबी लेकर स्कूटी चला रही थी। दावा है कि कार में सवार लड़कों ने जानबूझकर टक्कर मारी और फिर उसे घसीटते रहे। इस हादसे से पहले भी एक ट्रक से उसकी टक्कर होती होती बची थी।
ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत कंझावला केस से जुड़ी हुई एक अपडेट आपको दिखा रहा है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वहां मौजूद लोगों के आंखों देखे बयान सामने हो। इसमें पीड़िता की जो मृतक है उसकी सहेली का कहना यह है कि वो नशे में थी लेकिन जानबूझकर उसको टक्कर मारी गई थी। हमारे साथ मृतका की वो दोस्त मौजूद है, उससे बात करते हैं। क्या हुआ था? क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्ट थोड़ा सा बता दीजिए, ब्रीफ में। उस दिन उसने हमारे देखो उसने थोड़ी ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, उससे मेरी ये बात हो रही थी जो तुम कह रहे हो ना लड़ाई हो रही थी, वो लड़ाई नहीं, वो बात हो रही थी। वो मुझसे कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं करवाऊंगी तुझसे, मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि मेरा हाथ ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। तो उसने लड़की ने नहीं मानी, कह रही मैं ही ड्राइविंग करूंगी, मेरी स्कूटी है। तो मैंने उसकी स्कूटी की चाबी उसे थोड़ी देर बहस करने के बाद उसे थमा दी। मैंने ले तेरी स्कूटी की चाबी, तू कर ले ड्राइविंग। फिर वो ड्राइविंग करने लगी। ड्राइविंग करते करते हम पहुंचे आगे पहुंचने के बाद जहाँ से वो शॉप पड़ती है ना मिठाई की, उससे आगे हम जाते जाते वो ब्लैनो गाड़ी सामने से ये सुल्तानपुरी की तरफ से आ रही थी और हम ये बाई ब्लॉक कह रही हम यहाँ से जा रहे थे निकल कर, मतलब होटल के बाहर से निकले बाहर, और वो गाड़ी सुल्तानपुरी की तरफ से आ रही थी। आते आते उसकी एकदम टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद वो जो लड़की थी वो उसके नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद और मैं गिर गई साइड में, इसलिए मैं बच गई। इसी दौरान ये हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा, पर लड़कों को ये पता था कि ये वो उनकी लड़की गाड़ी के नीचे है। उन्होंने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया है। अच्छा, गाड़ी वो लोग आगे पीछे भी हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, क्यों आप अपनी दोस्त को गाड़ी चलाने नहीं देना चाहती थी? क्या ऐसी वजह थी कि नहीं आप तो कह रही थी कि मैं? क्योंकि है ना वो मतलब अपने बंदे से कोई बात, अपने बॉयफ्रेंड से कुछ बात करके आई थी। वो उसकी उस दौरान क्या बात हुई क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करके आई। वो मेरे से आते ही बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड के पास से मेरे पास आई, बोल रही है कि हम चल रहे हैं, अब हम घर चलेंगे। मैंने क्या बात हुई, घर क्यों जा? बोल रही नहीं हम घर चलेंगे। वो मेरी एक ना सुनी, हम नीचे गए। नीचे हमारी ये बहस हुई कि मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही मैं करूंगी, बस। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या उनकी फैमिली को आप जानते हैं या वो जानते हैं आपको? हाँ, उसकी फैमिली गई हूँ मैं उसके घर। तौर पर ये थी मृतका की दोस्त जिन्होंने जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद थी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि दरअसल ये पूरी तरीके से डर गई थी और इसी वजह से इन्होंने पुलिस को उस वक्त सूचना नहीं दी। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि लड़कों ने बाकायदा गाड़ी को आगे पीछे किया जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली।